हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट 2023 के पेपर से फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जो कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका असर्शन पढ़ते हैं। ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसका रीजन पढ़ते हैं। मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी का एकदम सही डेफिनेशन दिया हुआ है, तो ये सही है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो इसका असर्शन पढ़ते हैं। इन इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई एम एफ ऑफ सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन स्मॉल एन। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेल्टा जी का वैल्यू स्मॉल एन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है। अब पढ़ते हैं हम लोग, ये रीज़न पे आते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ईएमएफ, किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो उसका खुद का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, पर्टिकुलर सेल पे डिपेंड करता है। और डेल्टा जी जो है इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल्टा जी यहाँ पे एनएफ पे डिपेंड कर रहा है। एनएफ क्या बताता है? टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड को बताता है एनएफ। तो फिर डेल्टा जी इसलिए क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। और फिर ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है दोनों का कि क्यू इंटेंसिव प्रॉपर्टी एम ऑफ सेल और डेल्टा जी क्यू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ में हम लोग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं। कौन से इक्वेशन में? आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में। तो हम लोग को इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है। किसके किसके बीच में रिलेशन है? पी और 1/v के बीच में पहले देख लेते हैं। तो पी और 1/v के बीच में रिलेशन देखने के लिए पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, वी को उस साइड लेके जाएंगे तो 1/v इंटू एन आर टी। तो p 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कौन सा इक्वेशन ये बन रहा है? y इक्वल्स टू एम एक्स वाला। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब इसमें टेम्परेचर का रिलेशन दिया हुआ है। इन सब का स्लोप क्या बता रहा है? टेम्परेचर बता रहा है। तो जैसे यहाँ पे भी एनआरटी स्लोप बता रहा है, तो जैसे जैसे ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर को भी बढ़ना चाहिए। तो हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि किसका स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो ये हम लोग कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम लोग ग्राफ के सबसे टॉप पे इमेजिन करेंगे खुद को, और फिर वहाँ से हम लोग अपने आप को जाते हुए देखेंगे नीचे। तो जिस भी ग्राफ से हम लोग सबसे पहले नीचे आएंगे उस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले T3 वाले से आएंगे, फिर T2 से, फिर T1 से। तो फिर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T3 हो जाएगा, फिर T2, फिर T1। तो इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। In Lassen's extract of an organic compound, both nitrogen and sulfur are present, which gives blood red color with Fe+3 due to formation of। तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? यहाँ पे थायोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। और ये थायोसाइनेट क्या करेगा? Fe+3 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। तो कैसा हो जाएगा? Fe+3 प्लस थायोसाइनेट, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा FeSCN, और टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? +2। और इसी कंपाउंड के कारण कौन सा कलर आएगा? ब्लड रेड कलर आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स A एंड B। द एलिमेंट्स B फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर एंड एटम A ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम लोग को क्या बता रहा है कि 2 एलिमेंट है A और B। A क्या कर रहा है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, और जो B है वो क्या बना रहा है? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 8 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ 8। और क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कितना होता है? 4। तो यहाँ से ये रेशियो कितना आ जाएगा? 8/3:4। अब आगे पढ़ते क्या है। इफ़ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज AX/BY देन द वैल्यू ऑफ X+Y। तो X+Y का वैल्यू पूछा है, तो इस रेशियो को पहले हम लोग को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 2 जाए 2/3:1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? A2B3। और हमसे X+Y का वैल्यू पूछा गया था, तो X+Y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 + 3 = 5।
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इच। हम लोग को जो यहाँ पे लाइमस्टोन प्रोवाइड किया गया है वो प्योर नहीं है, तो हम लोग को पहले प्योर लाइमस्टोन का मास निकालना होगा, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट प्योर लाइमस्टोन ही करेगा। तो इम्प्योर लाइमस्टोन का मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। यहाँ से हम लोग प्योर लाइमस्टोन का मास निकालेंगे तो प्योर कितना है? 20% है 20 ग्राम का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम जो लाइमस्टोन है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। तो ये जो रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री होता है वो तो मोल्स को बताता है, इसके लिए हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स निकालना होगा। कितना हो जाएगा? 4/100, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 100। तो कितना मोल हो जाएगा? 0.04। तो इसका मोल हो गया 0.04, तो CO2 का कितना मोल बनेगा? 0.04। और हमसे मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस पूछा गया है, तो मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितना है? 0.04, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44। तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 1.76 ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज इज। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स में जब सेम सारा लाइगेंड एक ही जैसा हो तो उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये देखने के लिए हम लोग को सबसे पहले सबका फॉर्मूला लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लिखते हैं, डाई अमीन, मतलब अमीन कितना है? डाई क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम। तो ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सेकेंड क्या है? पेंटा अमीन NH3 5 कार्बनेटो CO3 कोबाल्ट क्लोराइड बाहर जाएगा, तो हम लोग को पता करना होगा कितना क्लोराइड टोटल आएगा। तो हम लोग को इसके लिए चार्ज देखते हैं। तो NH3 तो न्यूट्रल है और कोबाल्ट पे +2 चार्ज, कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? +3 चार्ज है। और CO3 पे कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और क्लोरीन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल +1 चार्ज बचेगा, तो एक क्लोरीन इसको बैलेंस कर देगा। अब थर्ड लिखते हैं, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पे दोनों जो लाइगेंड है, दोनों लाइगेंड क्या है? न्यूट्रल है। तो ये जो इस पे क्रोमियम पे कितना चार्ज है? +3। तो इन सारे +3 को बैलेंस करने के लिए 3 क्लोरीन का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब फोर्थ में क्या है? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट एल्यूमिनेट, ट्राई ऑक्सलेट एल्यूमिनेट। तो इस ऑप्शन में सारा जो लाइगेंड दिया हुआ है वो सेम है, तो ये क्या बनाएगा? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को फॉर्मूला लिखना आना चाहिए था, तो फिर वैसे देख के हम लोग पता कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 85, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉइट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए सोडियम इथेनॉइट क्या होता है। सोडियम इथेनॉइट क्या होता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ तो फॉर्म करता है सोडियम इथेनोइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ यहाँ पे, ये एसिड था, ये बेस था, और ये सॉल्ट बना है। अब हम लोग क्या करें? सोडियम इथेनोइट को हीट कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो फिर इससे हम लोग को क्या मिलेगा? मीथेन मिलता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग से क्या पूछा गया है? मीथेन का 2 मोल्स का ये वेट पूछा गया है। तो मीथेन का 1 मोल का कितना होता है वेट? 16 ग्राम होता है। तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन आर 2, 3, 10 and 6 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन। डेल्टा G0 फॉर द रिएक्शन इज। तो यहाँ पे हम लोग को डेल्टा G0 पूछा गया। डेल्टा G0 के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? डेल्टा G0 इक्वल टू -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि सबका यूनिट हम लोग को देखना है सेम होना चाहिए।
कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया है, टेम्परेचर भी केल्विन में दिया है, और आर का वैल्यू जो दिया हुआ है वो भी कैलोरी पर मोल केल्विन में ही दिया हुआ है, और जो आंसर है वो भी कैलोरी में। तो हम लोग सबका यूनिट सेम है, तो यूनिट नहीं ध्यान देना, यूनिट सबका ठीक ही है, तो हम लोग को इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो -2.303, आर का वैल्यू हो जाएगा 2, टेम्परेचर 300, लॉग के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, concentration of C इंटू concentration of D अपॉन concentration of A इंटू concentration of B। सबका concentration हम लोग लिख लेते हैं A B C D का। A का है 2, B का 3, C 10, 6। अब वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। -2.303 इंटू 600 इंटू लॉग C का कितना है 10, D का 6, A का 2 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कट गया, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये सारा मिलके बन जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इंटू 1, तो कितना आ जाएगा वैल्यू -1381.8 कैलोरी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में RT NRT वाला जो आ रहा है ये हम लोग को कब मिलता है, जब हम लोग इस इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हैं, ΔH = ΔU + P ΔV। तो इसको सॉल्व करके आता है ΔH = ΔU + ΔNG/RT। ये कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। इसका लॉन्ग डेरिवेशन होता है जो कि आपको फर्दर वीडियो में बताया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इसलिए हम लोग इसको याद भी रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। What fraction of 1 H center octahedral void lies in 1 unit cell of FCC। तो H center octahedral void कितने यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है, 4 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है। तो एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1/4। सिंपल यूनिटरी मेथड था, बस इसमें ये हम लोग को खुद में सोचना है कि अगर ये H सेंटर्ड octahedral void है तो वो कितने एटम के बीच में शेयर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहला फैक्टर होता है चिलेशन देखना है हम लोग को। तो इसमें ये दोनों लाइगेंड चिलेटिंग नहीं है तो यहाँ चिलेशन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे ये चिलेटिंग एजेंट है इथाइलिन डाइमीन, तो इसमें चिलेशन हो रहा है। इसमें भी चिलेटिंग एजेंट नहीं है और इस कंपाउंड में भी चिलेटिंग एजेंट नहीं है, तो एक में ही चिलेशन हो रहा है, तो फिर यही सबसे स्टेबल हो जाएगा इन सब में से 98 का 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन द कोएफिशिएंट A, B एंड C आर फाउंड टू बी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन से मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर H+ है तो हम लोग इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, और इसमें इस रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस करने के लिए अलग अलग पार्ट में वो बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसको अलग बैलेंस करते हैं और रिडक्शन को अलग बैलेंस करते हैं, और फिर दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर देते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें देखना ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन सल्फाइड से सल्फेट बन रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस डाइक्रोमेट में से ये क्रोमियम +3 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और फिर यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं H2O ऐड करके, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं H+ ऐड करके, और चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके। अब हम लोग को दोनों अलग अलग रिएक्शन लिखना है। ऑक्सीडेशन वाला यहाँ से सल्फाइड से सल्फेट बन रहा था, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो ये इक्वेशन के RHS में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और H2O जो है सेम साइड में आएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और ये बन क्या रहा था सल्फेट, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज आएगा उसको बैलेंस करने के लिए H+ को भी इसी साइड में रखते हैं। अब हम लोग को रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखना है। रिडक्शन में क्या था, डाइक्रोमेट से क्रोमियम +3 बन रहा था। अब रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन सेम साइड में रहेगा, और H+ भी इलेक्ट्रॉन के साइड में रहेगा, और H2O इधर आ जाएगा RHS में। तो इसमें ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में सल्फर का तो बैलेंस है नंबर, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, दोनों साइड 3 सॉरी इस साइड 3 है, इस साइड 4 ऑक्सीजन है, और इस साइड SO4 में कन्वर्ट हो रहा था। सॉरी यहाँ पे सल्फेट का फॉर्मूला गलत हो गया था, SO4 - 2।
तो यहाँ पे सल्फ़र से सल्फाइड से सल्फेट बन रहा था, तो सल्फ़र का नंबर सेम है, ऑक्सीजन का नंबर 3+1, इस साइड भी 4 है और इस साइड भी 4 है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, इस साइड 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2H+ लिख दिए। और अब चार्ज बैलेंस करना है, तो ये 2 माइनस चार्ज इस -2 को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज है टोटल, तो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब रिडक्शन आपको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्रोमियम आयन कितना है, क्रोमियम इधर 2 क्रोमियम है, तो इधर भी क्रोमियम के आगे 2 कर दिए। ऑक्सीजन इधर 7 है, तो इसके लिए 7H2O करके ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, इधर टोटल 14 हाइड्रोजन है, तो H+ के आगे 14 करके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग को इस इक्वेशन में चार्ज बैलेंस करना है, तो इधर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, 14 प्लस चार्ज और 2 माइनस चार्ज, तो ओवरऑल 12 प्लस चार्ज आ जाएगा। और इस साइड जो है 6 प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ओवरऑल कितना प्लस चार्ज बचा, इस साइड में बचा 6 प्लस चार्ज। इसको बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब दोनों इक्वेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग बैलेंस हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए, ताकि हम इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कट जाए और फिर ये मेन इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन ना दिखे। जैसे कि हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, मेन जो इक्वेशन है इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सल्फाइड हो जाएगा, 3SO3 - 2 प्लस 3H2 आएगा, लेकिन इस साइड 7H2 है, तो ओवरऑल इस RHS में ज़्यादा H2 है, तो उस साइड हो जाएगा 4H2। तो ये नहीं लिखते, अब इस साइड लिखते हैं। इस साइड में क्रोमेट कितना है, Cr2O7 - 2। इलेक्ट्रॉन तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और इधर 14H+ है और इधर 6H+ है, तो ओवरऑल 8H+ आएगा। इधर बन क्या रहा था, सल्फेट। सल्फेट कितना है, 3 सल्फेट प्लस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, और इधर 6H+ था, तो ये तो कैंसिल हो गया। LHS में हम लोग लिख चुके हैं। अब इधर क्रोमियम कितना था, 2 क्रोमियम था प्लस 3, और H2O कितना है, इधर 7H2O और इधर 3H2O है। यहाँ पे हम लोग 3 से बाद में मल्टीप्लाई किए थे, तो ओवरऑल 4H2O बचेगा। अब हम लोग को कोएफिशिएंट लिखना है, ABC का वैल्यू। ए किसके आगे है, डाइक्रोमेट के आगे है, तो डाइक्रोमेट का कितना है 1। बी किसके आगे है, बी सल्फाइड के आगे, और हम लोग को सल्फाइड के आगे क्या मिला है 3। और सी किसके आगे है, H+ के आगे। H+ का कितना है 8। तो ABC का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 3 और 8। 1, 3, 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्दर और भी PYQ सॉल्व करेंगे।